नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार ने दृष्टि पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के दृष्टिगत विकास का खाका तैयार कर लिया है। अब सरकार के सामने जन अपेक्षाओं और केंद्र सरकार के भरोसे पर खरा उतरने का दारोमदार है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धाकड़ धामी उत्तराखंड के विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम धामी पूरे उत्तराखंड में एक समान विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी दल के विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण आवश्यक विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आपको याद दिला दें, उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सीएम का कहना है कि हमने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक योजना में सम्मिलित करेंगे। उत्तराखंड में प्रत्येक क्षेत्र का योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से विकास किए जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत कदम उठा रहे हैं। सीएम धामी ने पार्टी सीमा से ऊपर उठकर उत्तराखंड राज्य के विकास में सभी विधायक गणों से सहयोग का अनुरोध करते हुए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनहित से जुड़ी 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के क्रम में मांगे हैं, ताकि शासन स्तर पर राज्य के आर्थिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन के साथ और क्षेत्रीय विधायक गणों से विमर्श करते हुए योजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में चरणबद्ध और समयबद्ध रूप मूर्त दिया जा सके। वहीं धामी के इस पहल की विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी योजनाएं मांगी थी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। उम्मीद है कि सीएम धामी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में समान विकास करेंगे। घोषणा की है और उसको समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा है। अगर 10 योजनाएं जो हमारे पार्टी की सरकार की हम निश्चित रूप से देंगे और मैं कह सकता हूँ एक अच्छी शुरुआत, लेकिन इससे पूर्व का जो अनुभव है वो बड़ा कड़वा अनुभव है। पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे 2017 से और 21 तक, उन्होंने भी हमसे योजनाएं मांगी थी। मैं समझता हूँ कि धामी जी ने जो कहा है उसको निश्चित। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किए जाने के लिए प्रत्येक विधायक से विकास योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं, चाहे वह विधायक किसी भी दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। धाकड़ धामी समूचे उत्तराखंड में
विकास की धारा समान रूप से पहुंचाने के लिए जो पहल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और जनता के हित में भी है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी का ये कदम राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ तक उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठतम राज्य बनाने के संकल्प पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा। ANB न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। और हरीश मैकुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। हरीश जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। अब ये एक नया फैसला लिया गया है, सारे के सारे विधायकों से उनके विधानसभाओं की विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी CM धामी ने मांगी है। उम्मीद करते हैं कि जो सोचकर बैठे हैं CM धामी कि 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उस दिशा में ये प्रयास, ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। हरीश जी। हरीश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शिवा वर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी शिवा वर्मा जी पल्लवी जी। जी सर, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। और मेरा सवाल यही है सर, सीधा सा, कि जो हर विधायक से परियोजनाओं के लिए रिपोर्ट मांगी है या जानकारी सुझाव मांगे हैं CM धामी ने, उम्मीद की जा सकती है कि ये कारगर फैसला साबित होगा। शिवा जी। देखिए पल्लवी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इसका ये जो मांगा गया है प्रस्ताव, मैं इसका स्वागत करता हूं। और विकास कार्य होने चाहिए, हम पक्षधर हैं इसके, और जनता का पैसा जनता पर लगना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल ये आता है जी कि इसमें कोई पक्षपात ना हो। किस तरह का पक्षपात शिवा जी? कई बारी देखने में आता है कि हर योजनाओं में पक्षपात किया जाता है। जो इनके विधायक हैं उनको तो सब सुविधाएं प्रदान होती हैं और सही समय से होती हैं, और विपक्ष को दरकिनार किया जाता है। विधायक निधि तो शायद मेरे हिसाब से बराबर ही दी जा रही होगी सभी को, या उसमें भी कटौती की जा रही है? विधायक निधि तो बराबर दी जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें, ऐसे मामले, ऐसे प्रकरण आते हैं देखने में जिसमें पक्षपात साफ नजर आता है। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारा पड़ोसी राज्य है, उसके अनुसार हम जो हमारे संसाधन है वो बहुत लिमिटेड हैं, सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, तो सरकार को खर्चे भी घटाने जाने चाहिए। देयर शुड बी, आई थिंक, एक्सपेंडिचर एक्सेस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी लेस एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो आप यही सुझाव दीजिएगा कि किस तरीके से खर्चों पे कटौती की जा सकती है, या आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जबरदस्ती की मितव्ययता हो रही है? ये तमाम चीजें भी हम आपसे जानेंगे। अन्य दोनों मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हरीश मैकुरी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव वर्मा जी तक मेरी आवाज मिल रही है? चलिए एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते तमाम मेहमानों की। अभी मेहमानों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि लगातार धामी सरकार विभिन्न तरह के प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार ने दृष्टिपत्र के माध्यम से जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के दृष्टिगत विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी अब तमाम विधायकों से, 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड में, तो इन 70 विधायकों से रिपोर्ट मांगी है उन्होंने और सुझाव भी मांगे हैं कि आप बताइए कि किस तरीके से आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में विकास परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि 2025 तक हर हाल में एक तरीके से उत्तराखंड का विकास कर दिया जाए और देश का श्रेष्ठ राज्य बना दिया जाए। धामी सरकार विभिन्न तरह के प्रयास भी कर रही है और खर्चों में कटौती की बात जो शिवा वर्मा जी ने उठाई, उसको लेकर भी धामी सरकार एक प्रयास की एक दिशा में कदम बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में भी कटौती की जा सकती है। विकास के लिए CM धामी लगातार अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं।
मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से मेहमानों से आपका पहले परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, शिवा वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हरीश मैखुरी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। संजीव वर्मा जी, एक अच्छी पहल सीएम धामी की तरफ से की जा रही है कि 70 विधानसभाओं के जो विधायक हैं उनसे उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आप बताएं कि किस तरीके से आपके क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाएं लागू की जा सकती है। लेकिन विपक्ष को बस एक ही डर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस तरह के सुझाव मांगे थे लेकिन कुछ किया नहीं उस दिशा में, और आप पक्षपात नहीं करेंगे। पता चले कि विपक्ष के जो विधायक है उनको उस तरीके से आप दे ही नहीं रहे हैं, या उनको जो फंड चाहिए या जो मदद चाहिए वो सरकार की तरफ से दी ही नहीं जा रही। पल्लवी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें इसी ध्येय को लेकर चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी इससे भी एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य का एक सर्वांगीण विकास हो, योजनाएं और विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, वहां चाहे अपने पार्टी का कोई विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, सबके क्षेत्र में एक समान एक समुचित विकास हो। इस अवधारणा को लेकर, विकास की अवधारणा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चले हैं। और मैं सोचता हूं इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है कि इस सदी का जो तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड में एक सर्वांगीण विकास होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन 2025 है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, हम उसी दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ये बेहतरीन पहल, मैं बेहतरीन पहल इसको बोलना चाहूंगा, क्योंकि जहां वो पक्ष के साथ साथ उन्होंने विपक्ष से स्वयं कहा है, पूरे 70 के 70 विधायकों से बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों की 10 जो आप टॉप प्रायोरिटी पर कुछ अच्छी बड़ी योजनाएं, अपने विकास की योजनाएं जो अपने यहाँ लागू कराना चाहते हैं, जो विकास के काम आप कराने चाहते हैं, आप उनका प्रस्ताव सरकार को दें। मैं सोचता हूँ एक नई पहल है और विपक्ष को भी इसमें सरकार की सराहना करनी चाहिए। जिस प्रकार से तमाम उत्तराखंड की जनता आज प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की एक ये जो नई पहल हम लोगों ने करी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा प्रदेश की तमाम जनता कर रही है। और मैं सोचता हूँ विपक्ष को भी बड़ा दिल करते हुए और राजनीति से ऊपर उठते हुए, ऊपर उठकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक नितांत एक लीग से हटकर एक कदम, मैं सोचता हूँ विपक्ष को भी इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष स्वागत कर रहा है सर, ऐसा नहीं है संजीव जी, विपक्ष स्वागत कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं तो उनके सवाल उठाना लाजमी है। उनको बस एक ही बात का डर है कि बराबर होना चाहिए, किसी तरह का कोई पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए। और ये चिंता होना स्वाभाविक ही है क्योंकि हम एक लोकतंत्र में है, राजनीति हमारे यहाँ होती है, तो इस तरह की बातें आना बहुत स्वाभाविक सी है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, एक रिएक्शन हरीश जी का भी ले लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगी संजीव जी आपके पास। हरीश मैखुरी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी जी। हरीश मैखुरी जी, जो अभी फैसला लिया गया है सीएम धामी की तरफ से कि तमाम विधानसभा के विधायकों से उन्होंने 10-10 सुझाव मांगे हैं कि आप बताइए कि किस तरीके से विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है। उम्मीद की जाए कि 2025 का जो विजन लेकर सरकार चल रही है, केंद्र सरकार चल रही है उत्तराखंड के लिए, उसको पूरा करने में ये पहल और ये प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। हरीश जी। पल्लवी जी, इससे 2-3 संदेश बड़े साफ साफ हैं। एक तो जो विधायक लोग सत्ता के जीतना चाहते हैं या सरकार में आना चाहते हैं, जो भी वो यही आना चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र की जनता को दे सके। तो अक्सर इससे पहले क्या होता था कि जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सिर्फ जो रूटीन की सरकार की योजनाएं हैं उसी तरह का लाभ मिल पाता था।
और जिसे सरकार लाभान्वित करना चाहती थी अपने विधायकों के माध्यम से, वो नहीं जा पाता था। तो इस बार एक नई पहल उत्तराखंड की सरकार ने की है कि प्रत्येक विधायकों से उनके क्षेत्र की 10-10 योजनाओं को मांग लिया है, और ये 10-10 बड़ी बड़ी योजनाएं होंगी जो कि राज्य स्तर पर क्रियान्वित की जाएंगी। मतलब वो छोटे मोटे खड़ंजा निर्माण या इस तरह की योजनाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इसका लाभ ये होगा कि अब विपक्ष को भी ये, मतलब जो विपक्ष के विधायक हैं वो ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मैं सरकार में नहीं हूँ इसलिए अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सब बातें अब गुजरे जमाने की बात हो जाएंगी। अब तो हर विधायक को 10 योजनाएं देनी है अपने क्षेत्र की, और लगभग मुझे लग रहा है ये हर वर्ष के लिए ये पैटर्न बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पक्ष और विपक्ष में खास अंतर नहीं रह जाएगा जमीन के स्तर पर, काम करने के स्तर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमारे विपक्ष में बैठे हुए विधायकों की समस्या यही रहती थी कि भाई हम सरकार में नहीं है, हम योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हमको योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस बार वो भी अब विषय नहीं रहा और सारे विधायकों को समान रूप से लाभ मिलेगा। तो इसका एक बड़ा फायदा अंततोगत्वा जनता को होगा, जमीन से जुड़े हुए लोगों को होगा, ग्रामीणों को होगा, विधायक के क्षेत्र के लोगों को होगा, प्रत्येक विधायक के क्षेत्र के लोगों का होगा। तो इससे जो है एक जो असंतुलन सत्ता और विपक्ष के बीच दिखता था विकास की योजनाओं को लेकर, वो समाप्त हो गया है। वो विषय अब नहीं रहेगा। भाजपा को भी इसका भी लाभ होगा। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो पूरे उत्तराखंड से भी हमारे 5 MP चुन के जाते हैं। तो अगर सरकार, राज्य सरकार कुछ करती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ऊपर तक होगा, केंद्र तक होगा। तो दोनों तरफ से है, ये गिव एंड टेक है, और असली जो लाभ है वो जनता को होगा। लेकिन हरीश जी, अभी विपक्ष का यही कंसर्न है। आपने एक बात तो सही की कि अब विपक्ष के पास भी ये बात नहीं होगी कहने को कि हम विपक्ष में हैं इसलिए सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। लेकिन अभी भी प्रीतम सिंह ने यही सवाल उठा दिए कि देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सुझाव मांगे थे, लेकिन उन सुझावों का किया कुछ नहीं, यानी कि उस दिशा में कदम कोई नहीं बढ़ाया। तो ऐसा ना हो कि धामी जी भी यही करें कि सुझाव तो मांग लिए दिखाने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उस दिशा में। नहीं, देखो, विपक्ष का निश्चित रूप से दायित्व है कि वो आशंका जाहिर करे, ताकि यदि कोई सरकार की योजना है तो उस पे मजबूती से ठप्पा लग जाए। तो विपक्ष ने निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाई है। अगर मतलब अगर कांग्रेस के नेता ने कोई बात उठाई है, प्रीतम जी ने, तो निश्चित रूप से इसका भी, इसको हम नकारात्मक रूप में नहीं लेते हैं। पर विपक्ष की एक भूमिका है कि वो शंका जाहिर करे सरकार की योजनाओं पर। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो पर लेकिन जो सरकार ने, धामी सरकार ने ये निर्णय लिया वो सराहनीय है और उसका लाभ जनता को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्लानर हैं उत्तराखंड में, वो सत्ता में, सरकार में, मंत्री लेवल पर कम दिखते हैं। तो इस बार एक प्लान बनाने का, अपने हिसाब से प्लान बनाने का उनको अवसर है। और ये विधायक की भी परीक्षा है कि उसने अपनी क्षेत्र के लिए कौन सा प्लान तैयार किया, कौन सी योजना बनाई। कल को हो ना हो कि सरकार की, राज्य स्तरीय योजनाओं को भी खड़ंजा में मिट्टी मिलान कर दें और वही छोटे मोटी ठेकेदारी देके बर्बाद कर दें योजनाओं को। ये ना हो, ये हर विधायक को सोचना। अगर राज्य स्तर की कोई बड़ी प्लानिंग आ रही है, कोई बड़ा काम आ रहा है, तो उसको दिखना भी चाहिए विधायक के ग्राउंड पर। ये सबसे बड़ी चुनौती विधायकों की ये है। शिवा वर्मा जी, आपको ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती हैं या बड़ी ऐसी परियोजनाएं लगती हैं जो लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में अब जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए? शिवा वर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शिवा वर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव जी, आपका ही रुख करेंगे। बताइए, आप, ये एक बात एकदम सही है कि अब किसी के पास ये कहने के लिए नहीं होगा कि हमारे पास ये नहीं है, संसाधनों की कमी है या सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। हर किसी को बराबर सहयोग दिया जाएगा। संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ मित्र कह रहे हैं कि उनके मन में एक शंका का भाव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को एक मौका देना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वेट एंड वॉच की स्थिति में आपको आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, पहले आप प्रस्ताव दीजिए। प्रस्ताव के बाद एक प्रोसेस में जैसे वो आएंगे
तो उसके बाद आपका, मैं सोचता हूँ आपका जो विश्वास, जो अविश्वास है, वो विश्वास में तब्दील होगा। इस चीज का मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त भी करता हूँ। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने तो उनको नहीं बोला ना कि आप हमारे लिए ऐसा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल करी है, कि जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो प्रस्ताव उनसे मांग रहे हैं, वही प्रस्ताव हम अपने विपक्षी दलों के माननीय विधायकों से भी मांग रहे हैं। तो हमारी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि जो विकास है, विकास हर ब्लॉक तक पहुंचे, हर वार्ड तक, हर एक ब्लॉक स्तर तक, हर गांव गलियारे तक पहुंचे। तो उसके लिए सभी लोग जब तक मिलजुल कर हम लोग काम नहीं करेंगे, मैं सोचता हूँ कहीं तो विकास बहुत ज्यादा दिखेगा और कहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इस जो ये असंतुलन की स्थिति है, इस असंतुलन की स्थिति को भी दूर करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये सराहनीय कदम है, मैं सोचता हूँ इसके ऊपर हम सब लोगों को वेट एंड वॉच की स्थिति में आना भी चाहिए और इसका हम लोगों को स्वागत भी करना चाहिए। संजीव जी, क्रॉस चेक तो करेंगे ना आप, क्योंकि अभी इस तरह के प्रस्ताव लाए जाएंगे और जाहिर सी बात है कुछ प्रस्तावों को उस पर मंजूरी भी मिलेगी। तो अब ये तो फिर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि कोई भी योजना भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, या इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि पैसों का बंदरबाट ना हो रहा हो। ये जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जी पल्लवी जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पल्लवी जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं राज्य सरकार की, हम लोग दूरस्थ क्षेत्रों को उनका विकास करने के लिए हम लोग बनाएंगे और जो भी प्रस्ताव आएंगे उनके ऊपर सरकार समय समय पर मॉनिटरिंग करेगी, क्रॉस चेक करेगी और कहीं पर भी यदि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में यदि कोई कमी आ रही है कार्य में या अन्य कोई किसी प्रकार की कोई भी शिकायत आती है, तो उसके ऊपर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करेगी। और मैं सोचता हूँ ये सारी बातें क्या है, एक पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, इसको परवान ने आप एक बार चढ़ने दीजिए। उसके बाद मैं सोचता हूँ उत्तराखंड जिस तरह से हर चीज में एक नंबर 1 की स्थिति में आज आन खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखंड बन गया है, जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, जिस प्रकार से जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन है उसमें पति पत्नी दोनों को पेंशन देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। पर्यावरण मित्रों का जो मानदेय है उसमें 2 गुनी वृद्धि करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उसी प्रकार से उत्तराखंड मैं सोचता हूँ एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए बनने जा रहा है और आने वाले समय में हम इन सारी चीजों में पूरे देश में एक लीडरशिप को भी डेवलप करना चाहेंगे। लीडरशिप यानी कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे अच्छे कामों का अनुसरण करते हुए बाकी। चलिए ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। शिवा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पल्लवी जी। शिवा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी आपके पास है सुझाव देने को कि ऐसे कौन से बड़े कार्य हैं जो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाने चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रवक्ता महोदय ने यहाँ बहुत सारे कसीदे पढ़ दिए हैं सरकार के। ये जिस बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी, तो जहाँ तक विकास की बात है, ये किसी से हकीकत छुपी नहीं है कि इस टाइम गड्ढों की क्या हालत है। सड़कों में इस प्रकार गड्ढे हैं, सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। ऑल वेदर रोड की बात करें तो वो किसी से नहीं छुपा है। स्मार्ट सिटी की बात करें वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये कैसे विकास की बात कर रहे हैं? जहाँ तक विश्वास की बात है, विश्वास तो आप खो बैठे हैं जनता का। आपके कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है, आपकी पुलिस इंटेलिजेंस हो रखी है।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस सादे कपड़ों में आती है और देश प्रमुख के घर पर गोलीबारी होती है। तीसरा प्रकरण मैं बताऊं, क्रशर मालिक को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कल हाल ही का मैं बताऊं, इन्हीं के मंत्री महोदय के घर में चोरी हो जाती है। तो ये किस विश्वास की, किस विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं? और जहां तक ये विधायकों से मांगे गए 10-10 कामों के प्रस्ताव का सवाल है, तो इसमें इनका खुद अभी इन्होंने अपना वर्जन दिया है कि वेट एंड वॉच। वही हम कह रहे हैं, कथनी कथनी में फर्क है। आप प्रस्ताव मांग रहे हैं, कल को क्या होगा किसने देखा? प्रस्ताव तो दे दीजिए ना सर, प्रस्ताव देने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता विपक्षी विधायकों को होनी चाहिए। देने में हमें कोई अब ये गड्ढों की बात आप कर रहे हैं सर, विधायक निधि से ये सारी चीजें सही कराई जाती हैं। ये तो विधायकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि उसके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। सेवा करने के भाव से जनप्रतिनिधि बनता है इंसान। और जहां तक बात है, हेलो जी आवाज आ रही है, बताइए वर्मा साहब जी, जहां तक बात है इसकी प्रस्ताव की, तो हम तो कह ही रहे हैं, अगर सरकार वाकई गंभीरता के साथ इस दिशा में कोई ठोस प्रयास करती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये एक बात अभी रखी गई है, यानी कि कोशिश तो शुरू कर दी गई है, आप समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन अगर उस कोशिश में शामिल होने से पहले हम अपना जजमेंट दे देंगे कि क्या पता ऐसा हो या नहीं हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें कहीं ना कहीं जाकर तो सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना वर्मा साहब। देखिए, खड़े होने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम तो इसको स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं सरकार का। प्रस्ताव भी दिए जाएंगे, लेकिन वो कितने फलीभूत होते हैं ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है हरीश मैखुरी जी, आपकी बात जहां से शुरू हुई थी आप देख लीजिए वहीं आके खत्म हो रही है। सड़क, गड्ढे, खड़ंजा, ये एक बड़ी समस्या है और विधायकों को इस बात की बड़ी चिंता है कि ये सारी चीजें कैसे सही होंगी। जितना अभी मैं समझ पाई हूँ, ये सारी चीजें विधायक निधि से सही होनी होती हैं जो इस वित्तीय वर्ष की दी जा चुकी हैं। अब इन परियोजनाओं के लिए अलग से फंड का इंतजाम किया जाएगा। हरीश जी, मेहमानों से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की सीमा से ऊपर उठकर एक पहल की है जिसकी विपक्ष के विधायक भी तारीफ कर रहे हैं। सीएम ने उत्तराखंड के सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 10 अहम विकास परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। सीएम ने सभी विधायकों को अनुरोध पत्र लिखा है। विधायकों को भेजे अनुरोध पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रदेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड राज्य का दशक होगा। इसी क्रम में राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। सियासत से ऊपर सभी विधायकों का साथ चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चलते हुए वो पार्टी की सीमा से ऊपर उठकर राज्य के सभी विधायक गणों से सहयोग चाहते हैं। हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के व्यापक जनहित से जुड़ी 10 औचित्यपूर्ण विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर सरकार को उपलब्ध करा सकता है। एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संजीव जी, आपने बातें सुनी ली होंगी शिवा वर्मा जी की, उन्होंने आपकी ढेर सारी कमियां गिना दी। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि विकास आप कितना कर पाए, चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात हो या फिर स्मार्ट सिटी की बात हो, इन तमाम सवालों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं कि उनको पूरा कर लिया जाए या नई परियोजनाओं के प्रस्ताव आप मांग रहे हैं। संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के मित्र बातें कर रहे थे, वो ना तो विकास चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि विकास उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचे, दूरस्थ स्थानों तक पहुंचे, प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। वो मात्र यही चाहते हैं कि किसी न किसी बात को लेकर सरकार की आलोचना की जाए और सरकार की आलोचना करने का वो कोई ना कोई भी बहाना वो छोड़ना नहीं चाहते। वो मात्र हर चीज के ऊपर एक राजनीतिक रोटी सेकने का जो हमारे विपक्ष का लगातार प्रयास रहता है। मैं सोचता हूँ विपक्ष का नाम विपक्ष है, लेकिन कभी कभी उसको सकारात्मक पहलू पर एक साथ भी आना चाहिए। जहां स्टेट का हित है,
जहां स्टेट का विकास हो रहा है वहां पर सरकार के साथ भी खड़ा होना चाहिए, सरकार को सुझाव भी देने चाहिए। सरकार अपने आप आपके सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। सरकार ने स्वयं एक नई पहल करते हुए मात्र 47 जो हमारे विधायक हैं, केवल उन्हीं को नहीं बोला कि आप अपने जो भी प्रस्ताव है वो सरकार को दें, बल्कि 70 के 70 जो हमारे विपक्ष है और जो निर्दलीय है, जितने भी विधायक है, तमाम 70 के 70 को बोलने का एकमात्र उद्देश्य है कि विकास हर विधानसभा तक पहुंचे। तो एक हमारा तो मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से राजनीति करती है, आपकी दाद देनी पड़ेगी, आपकी समझ की भी दाद देनी पड़ेगी। और मैं सोचता हूं एक चीज का प्रारंभ होने से पहले यदि आप उस चीज का एक नेगेटिव निष्कर्ष सब निकाल लें, तो मैं सोचता हूँ ये कोई औचित्यपूर्ण अवधारणा नहीं है। आपको थोड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए। एक जो सरकार ने एक पॉजिटिव रुख करके एक नई चीज को लेकर आ रही है, तो मैंने कहा वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का मतलब ये होता है कि सरकार ने एक नई पहल करी है और हम सबको उस पहल का स्वागत करना चाहिए, और आने वाले समय में वो सारी चीजें फलीभूत होंगी और हमारी सरकार का जो एक विकास का एस्पेक्ट जो हम लोग जनता को देना चाहते हैं वो भी मैं सोचता हूँ फलीभूत होगा और उससे सीधा सीधा जनता को लाभ होने वाला है। नहीं, और आपकी बात एकदम ठीक है सर। देखिए, अगर इस तरह की परियोजना आप ला रहे हैं, ये तो जाहिर से साफ तौर पर दिख रहा है कि समान विकास होगा हर विधानसभा का। लेकिन एक बात जो अभी शिवाजी ने उठाई, वो सवाल मेरा भी था कि सर देखिए, आप भी जान रहे हैं स्मार्ट सिटी का काम कब खत्म होना था, नहीं हो पाया, अभी भी चले जा रहा है। और अब जो आपने डेडलाइन तय की है, क्योंकि नई आपने वहां पर नियुक्त की, डीसी भी नियुक्त हुई, उन्होंने कहा दिवाली से पहले पहले समेट लेंगे, अभी लग नहीं रहा है कि समेट जाएगा। तो ये सवाल उठने लाजमी है कि आप जो परियोजनाएं विकास के लिए पहले से चला रहे थे वो कहां तक पहुंची। अब आप नए प्रस्ताव ले रहे हैं, उनकी डेडलाइन आप तय करेंगे, पता नहीं वो तब तक पूरी हो पाएंगी या नहीं। परसेप्शन तैयार नहीं कर रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है, और हम ऐसी पहल की दाद देते हैं सर, लेकिन ये सवाल उठने बहुत लाजमी है। संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए, जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात है, तो स्मार्ट सिटी के तमाम कार्य हुए हैं और बहुत सारे कार्य हुए हैं जो उसमें यदि मैं उन कार्यों की आपके सामने गणना करूं, जो हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, जो हमारा इंटरनेशनल लाइब्रेरी बन के तैयार है, जो हमारे डक्स बन चुके हैं सड़कों के दोनों साइडों में, जो हमारी बिजली की अंडरग्राउंड केबल्स डल चुकी हैं, और आने वाले समय में जो योजनाएं बन रही हैं वो इंस्टेंट लाभ देने का मत सोचिए। वो हमारी जो योजनाएं वो अगले 10, 15, 20 सालों को ध्यान रखते हुए, कोई रोड कटिंग नहीं होगी, कोई जो सड़कें बनेगी वो एक बेहतर क्वालिटी की होंगी, नई सीवरेज की लाइनें डली हैं, नई वाटर लाइन डली हैं, नई सिग्नल्स लाइटें, पूरा एक नेटवर्क बना है, पूरा शहर सीसीटीवी कैमरे से और वाईफाई से पूरा कनेक्ट होने जा रहा है। तो तमाम तरह की बहुत सारी योजनाएं। हाँ, एक जो बड़ी खामी है, जो सबसे बड़ी खामी जिसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, वो है डीप सीवरेज की वजह से जो हमारी तमाम सड़कें खोद दी गई थी, और क्योंकि बीच में बरसात का समय आ गया तो उन सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया और तमाम जगहों पे वो सड़कें खुदी हुई हैं। और मैं पल्लवी जी आपको मैंने परसों रात एक वीडियो बनाया, मेरे को अपना राजपुर रोड से ISBT जाना था और मैंने 9 जगह पर रात को देखा कि पेवर फिनिशर मशीन और जो हमारे रोड रोलर्स लगातार 9 जगह पर एक साथ सड़कों का पुनर्निर्माण जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को एक नई सड़कों में तब्दील करने के कामों में लगे थे। और जिस तरह से हमारी माननीय
जो हमारी जिलाधिकारी महोदया भी हैं, उन्होंने कहा था कि हम दीपावली से पहले तमाम जो सड़कों का गड्ढे हैं उनको भरने का काम कर देंगे और नई सड़कों का हम लोग निर्माण कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ उनका जो कथन है वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है, वो पूरी तरह से वो अपने वायदे में खरी उतरने का काम कर रही है और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि बरसात लगभग समाप्त हो चुकी है और आने वाले लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी सड़कें हम पूरी तरह से दुरुस्त करके स्मार्ट सिटी के तमाम कार्य जिनसे जनता को बेहद कष्ट हुआ, तो उसके लिए हम जनता से क्षमा याचना भी करते हैं और जनता को हम बेहतरीन सड़कें भी बहुत जल्दी देने वाले हैं। मैं सोचता हूँ जनता की जो असुविधा हुई उसको हम सुविधा में बहुत जल्दी तब्दील करने वाले हैं। बात रही ऑल वेदर रोड्स की, तो ऑल वेदर रोड्स में भी बरसात की वजह से कुछ जगहों पर जो रोड्स बनने से बाकी रह गए थे या कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई, तो अब बरसात का मौसम समाप्त होते ही उनके ऊपर ही बहुत तेजी के साथ युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया है। और जिस तरह से केदारनाथ कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है उसकी 9 स्थानों पर लगातार टनल्स का काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है और लगभग 60-70% काम पूर्ण हम लोग कर चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ इन सारी चीजों के ऊपर भी जनता का ध्यान भी केंद्रित होना चाहिए और जो डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ लगातार उत्तराखंड में जो 1.5 लाख करोड़ की जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, उनसे उत्तराखंड को जो एक जबरदस्त विकास की एक नई गाथा हम लोग लिखने जा रहे हैं। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा जो केदारनाथ रोपवे उसको मंजूरी मिली है, जहां पर 8 घंटे का जो एक थोड़ा पैदल वाला रास्ता होता था, जहां पर यात्रियों को, चारधाम यात्रियों को पैदल चलना पड़ता था, उनकी यात्रा भी सुगम होगी और उस यात्रा को हम 30 मिनट में पूरी सुरक्षित यात्रा हम लोग अपने जो चारधाम की यात्री हैं उनको करा पाएंगे और चारधाम यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जो हमारा स्थानीय जनता है जिनका पूरा कारोबार, पूरी रोजी रोटी चारधाम यात्रियों के ऊपर एक तरह से निर्भर रहती है, तो वो भी उसमें भी इजाफा होगा, उनकी आर्थिकी और सुदृढ़ होगी और सरकार का एक तरह से अच्छी मंशा के साथ अगर सर सरकार काम कर रही है तो हमें पूरी उम्मीद है और हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने 2025 का विजन जो आप लेकर चल रहे हैं। हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हरीश मैखुरी जी, मेरा सवाल ये था, आप सुन नहीं पाए थे उस समय, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट थी, कि जो सवाल आपने छोड़ा या आपने जहां से अपना संबोधन शुरू किया कि बड़ी परियोजनाओं के बारे में जब बात की जा रही हो तो ये खड़ंजा निर्माण, सड़क पर गड्ढे, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन शिवा वर्मा जी का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि आप देखिए ना कि अभी तक ये छोटे छोटे काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आप कहाँ बड़ी परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं? जगह पर आज भी सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, लाइट्स नहीं है या सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इस तरह की चीजें अभी भी सामने आ रही हैं। हरीश जी? नहीं पल्लवी जी, जो गड्ढे हैं वो 70 साल से हैं, आज नहीं है, रोज ही रहते हैं, हर सरकार में रहते हैं। जब हम विपक्ष में बैठते हैं तो सवाल उठाते हैं, जब सरकार में बैठते हैं तो गड्ढे शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है, जो देहरादून सिटी है उसमें तमाम जगह अतिक्रमण है, दुकानदार जो है वो सड़क खोदने नहीं देता, सड़क का काम नहीं होने देते, उनकी दुकानें डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसी तरह से तमाम अतिक्रमणकारियों ने पूरा शहर अपने कब्जे में ले रखा है। ऐसे में काम करना बड़ा मुश्किल है, बरसात में काम करना मुश्किल होता है और इन भ्रष्ट ठेकेदारों से काम लेना तो और भी मुश्किल होता है। ठेकेदार की नजर अपने कमीशन पे होती है। तो सवाल यह है कि इतनों के बीच काम करना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। अगर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा तो उपलब्धि है। अगर ये 5 साल पहले मोदी की घोषणा थी, प्रधानमंत्री मोदी की, कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें उत्तराखंड का एक शहर देहरादून भी है। तो अब 4-5 साल लग गए हैं, अभी हम कुछ ही चल पाए हैं कछुआ चाल से। तो उसके पीछे ये सारे कारण भी हैं। बरसात तो है ही है, गड्ढे तो है ही हैं, उसके अलावा अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने लगेंगे सारे खड़े हो जाएंगे कि क्यों हटा रहे हैं। तो ये सब चीजों के बीच में, जिस तरह से दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी तरह से काम करना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूं, जो हमारी ये केदारनाथ रोपवे बन रहा है, निश्चित रूप से उससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और जो घोड़े खच्चर हमारे एक एक घोड़े पे 2-2 कुंटल के यात्री लद के चलते हैं, तो उस घोड़े को भी राहत हो जाएगी। कम से कम 18 किलोमीटर नहीं चलना उसको पड़ेगा। उसके अलावा जो घोड़ों की लीद से वो सारा रास्ता खराब हो जाता है, वो भी मतलब जो ये रोपवे परियोजना बन रही है, उससे काफी राहत होगी। ये बड़ी बात है। 4 धाम योजना की जहां तक बात है, तो एक पर्यावरणविद, तथाकथित पर्यावरणविद, उसको पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी इस योजना को नहीं बनने के खिलाफ, और जो सवाल उठा रहे हैं वो उस तथाकथित पर्यावरणविद के साथ खड़े थे। तो ऐसे में अगर ये सड़क बन पा रही है तो उपलब्धि है ये। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बधाई की पात्र है। जहां तक ये विधायकों को योजना दी जा रही है, बड़ी, मैंने यही कहा कि विधायकों की इस समय अब कितने वो प्लानर हैं, कितने वो ठेकेदारी की मानसिकता से ऊपर उठ के काम कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। ये दर्पण होगा कि कहीं अपने गांव की योजनाएं, अपने क्षेत्र की योजनाएं ठेकेदारों के हिसाब से बनती है कि गांव की जरूरत के हिसाब से बनती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमें उम्मीद है कि विधायकगण है वो अच्छी योजना आएंगे। हमारे आज भी 60% गांव 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूरी पर हैं। कई जगह अभी भी लोग डंडी कंडी में बीमारों को ले जाते हैं, वहां सड़कें बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उन सड़कों के प्रस्ताव आते हैं कि नहीं आते हैं। डुमक कलगोट जैसी जगह चमोली जिले में एक पड़ती है, 27 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आज भी बोझा लेके। आप समझ लीजिए उनके दर्द को। तो उस तरह की योजनाएं इसमें आती हैं कि नहीं आती हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर गांव की समस्या है कि इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए जिसमें गांव वालों की जरूरत पूरी हो, ना कि ठेकेदारों के हिसाब से हमारी योजनाएं बने। ये महत्वपूर्ण होगा। ये हर विधायक की चुनौती है, हर मंत्री की चुनौती है। इसको स्वीकार करते हुए योजनाएं बननी चाहिए। हरीश जी, क्योंकि ये जो अब परियोजनाएं लागू की जाएंगी सुझाव के हिसाब से या प्रस्ताव के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि इसका फंड अलग से रिलीज किया जाएगा, और जब इसका फंड 70 विधानसभाओं के लिए अलग अलग तरीके से रिलीज होगा तो सरकार के खजाने पर इसका असर बहुत पड़ेगा सर। हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हरीश जी, मेरा सवाल आप ही से था कि अब जो ये नई परियोजनाएं लागू की जाएंगी प्रस्ताव के हिसाब से, तो इसके लिए फंड क्या अलग से रिलीज किया जाएगा, और जब इसके लिए फंड अलग से रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार के खजाने पर इसका असर बहुत पड़ेगा। निश्चित रूप से अब सवाल तो ये बड़ा है कि ये स्टेट हेड से फंड रिलीज होगा कि यह सरकार कुछ नया और करेगी। ये सरकार की चुनौती है, जरूर है। लेकिन अगर सरकार ने योजना मांगी है और कल को फंड रिलीज नहीं करती है, जो हमारे विधायक अपनी योजनाएं देते हैं, अगर उसके लिए फंड नहीं करती है तो सरकार पे ही कल को सवाल उठेंगे। तो निश्चित रूप से फंड की तो व्यवस्था होगी, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। और क्या अब फंड की व्यवस्था के चक्कर में और ज्यादा उत्तराखंड कर्ज के बोझ तले दबा जाएगा सर? वैसे ही बहुत कर्जा है उत्तराखंड पर, और ये देखिए ठीक है विकास होना चाहिए, ये बात सब चाहते हैं, सब मानते भी हैं, लेकिन फंड की कमी उत्तराखंड के सामने है। हरीश जी, निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का बजट तो अभी भी बहुत कम है, और हमारी एक ही क्षेत्र की इतनी बड़ी परियोजना आ जाएगी कि पूरे राज्य सरकार का बजट एक ही विधायक के क्षेत्र के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो योजनाएं आएंगी उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से फंड अलॉट करती है, कहां से फंड का इंतजाम करते हैं, ये राज्य सरकार की निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। और जो धामी सरकार की भी ये निश्चित रूप से एक तरह के, अगर उन्होंने योजनाएं मांगी है तो बहुत बड़ी चुनौती है कि कहां से अब फंड का इंतजाम करेंगे। क्या केंद्र से स्पेशल पैकेज इन योजनाओं के लिए मांगेंगे या राज्य सरकार के अपने रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि हमारी जो ठीक है हरीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शिवाजी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पल्लवी जी, बताइए शिवाजी, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी और हर कोई सीएम धामी के इस प्रयास की सराहना ही कर रहा है। शिवाजी। पल्लवी जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत सुना उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। ये अभी जिक्र हो रहा था प्रवक्ता महोदय द्वारा कि डीएम साहिबा ने खुद निरीक्षण किया
बिल्कुल निरीक्षण किया, गड्ढों का अवलोकन किया और दिशा निर्देश उच्चतम अधिकारियों को दिए गए। हालत ये रही, एज एन एडवोकेट मैंने उनको एक लीगल नोटिस सर्व किया, अधिशासी अभियंता को, और मैंने उसमें उल्लेखित किया है अपने लीगल नोटिस में कि जिला अधिकारी महोदय के दिशा निर्देश देने के बावजूद अभी तक गड्ढों की दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। और मैंने उनको ये भी लिखा है लीगल नोटिस में कि अगर ये समय बाध्यता देते हुए कि अगर ये इसमें ठीक नहीं होता तो फिर मैं कोर्ट में जाना मेरे को पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है शिवाजी, आप बोलिए। तो यहाँ तक इस चरम तक हमको जाना पड़ गया कि हमको लीगल नोटिस सर्व करना पड़ रहा है कि आप भाई दुरुस्त कर दीजिए, गड्ढे लोग गिर रहे हैं और वीआईपी रोडों में ये गड्ढे हैं, आप इसकी सूद-बूद ले लीजिए। जी। जहां तक योजनाओं का सवाल है तो ये एक साथ 700 विकास योजनाएं आनी हैं। इसका भार सरकार पर बिल्कुल पड़ेगा, निसंदेह पड़ेगा। जी। और बजट कहां से आएगा, पूर्ति कैसे होगी? जी। प्रदेश में इस टाइम कर्मियों का वेतन देने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। जी। तो ये तो 700 योजनाओं की बात है, विकास योजनाएं, और प्रत्येक योजना कितने की होगी ये अभी किसी को नहीं पता। ये राज्य सरकार का कंसर्न है ना सर कि आप स्पेशल पैकेजिंग की मांग केंद्र से करते हैं, क्योंकि ये बात ठीक है इनकम सोर्सेज कम है उत्तराखंड के पास, लेकिन अगर राज्य सरकार ये सोच रही है कि हमें हर विधानसभा के हिसाब से विकास परियोजनाएं लागू करनी है तो अब बजट का प्रबंध भी राज्य सरकार को ही करना होगा। देखिए, उस चीज के लिए तो हम स्वागत कर ही रहे हैं उस पहल को जी, लेकिन इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। खाली ये प्रस्ताव आमंत्रित करने तक ही सीमित ना हो जाए कि ये कागजों में ही फंसी रह जाए योजनाएं, पत्राचार में ही रह जाएं ये। ठीक है। तो इसीलिए मेरा एक सुझाव और था कि अपने जो भी आपके खर्चे हैं उसको घटाया जाए। मैं आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि किस तरह के बेवजह के खर्चे इस समय हो रहे हैं, मित व्ययता आपको कहाँ नजर आ रही है जिसे घटाने की अभी जरूरत है? देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि मैं इस चीज में कुछ भी मैं इसमें बताऊं। ये बहुत भली भांति प्रकार से ये सबको पता है कि फिजूल खर्चे क्या हो रहे हैं। तो इसमें सरकार को बहुत इंटरवीन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ना सर। संजीव जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिस प्रकार से सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है निरंतर, इस पे पहले भी आवाज उठती रही है और आज भी हम कह रहे हैं थोड़ा सा इस टाइप के जो खर्चे जो हैं वो जनता का पैसा जनता के प्रयोग में आना चाहिए। ये इनका बिल्कुल भी व्यथा ना जाए, ये पैसे, ये जनता का पैसा है, ये किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, किसी की निजी पैसा नहीं है, ये जनता के काम आना चाहिए, योजनाओं के काम आना चाहिए। पहल का हम स्वागत करते हैं। संजीव जी, मित व्ययता पर कैसे लगाम लगेगी? संजीव जी। पल्लवी जी, देखिए, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जिस तरह से मितव्ययता की बात आई तो सरकार ने जो हमारे कई बार उद्घाटन के, लोकार्पण के कई सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, जो पहले होटल्स वगैरह हम लोग हायर करते थे, होटल्स वगैरह में होते थे, और सरकार ने सबसे पहला कदम तो ये उठाया कि बड़े होटल्स में उन कार्यक्रमों को ना करवाकर जो अपने सरकारी गेस्ट हाउस हैं, सरकारी जो हमारी इमारतें हैं, IRDT टाइप है और अन्य जैसे टाउन हॉल जो हमारे सरकारी एक तरह से प्रेक्षागृह टाइप इस तरह के हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी बहुत बड़ा धन का जो अपव्यय हुआ करता था उसको बचाने में हम लोग ने काम किया है। साथ ही कई सारे हमारे इस प्रकार के विभाग होते थे जो एक ही विभाग, जैसे एक व्यक्ति, एक अधिकारी, उसके पास 6 विभाग हैं और 6 विभागों की वो गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहा है, तो 6 ड्राइवर का मिसयूज हो रहा है, 6 गाड़ियों का मिसयूज हो रहा है और यात्रा करने वाला व्यक्ति केवल एक। तो पहले पूर्ववर्ती सरकारों में क्या है वो बहुत सारा मिसयूज हो रहा था। हमारी सरकार ने सबसे पहले, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर हम इनको
इसको क्यूमुलेट करना आरंभ करें तो मैं सोचता हूँ ये अफवाह जो है करोड़ों रुपए में पहुंचता है। तो धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी चीजों को हमने इस अफवाह को इससे निजात पाने का सरकार ने काम किया। और तमाम एक सबसे बड़ा अफवाह का एक सोर्स जो वजह हुआ करती थी वो पल्लवी जी, जैसे हमने कोई भी योजना आज निर्धारित करी और हमने कहा ये योजना हमारी 1 साल 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन उस योजना को कंप्लीट होने में लग जा रहे 5 साल। तो जो एक निर्धारित धनराशि हमने उसके लिए अवमुक्त करी या उसके ऊपर निर्धारित करी तो वो ऑटोमेटिकली वो लागत कई गुना बढ़ जाती थी। तो सबसे पहले सरकार ने ये इस चीज को निर्धारित करने का काम किया कि हमारी जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं वो सारी टाइम बाउंड हो। जो जिस चीज में हमने बोला कि 1 साल में होनी है तो 1 साल में ही होगी, वो आगे लंबित नहीं हो, ताकि हमारा जो धन का एक बड़ा अपव्यय हुआ करता था वो धन के अपव्यय से सरकार का जो एक धन हानि और राजस्व की हानि होती थी उससे हम लोगों ने बचाव करने का हम लोगों ने काम किया है। साथ ही अभी मेरे कांग्रेस के मित्र वो बात को सुनना भी मैं सोचता हूँ चाह नहीं रहे थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा जब आपने कहा कि आप सुझाव दीजिए तो सुझाव के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आलोचना के लिए वो ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं। तो पल्लवी जी देखिए, कांग्रेस की जब जब सरकारें रही 2 बार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही और 2004 से 2014 तक उत्तराखंड में और सेंटर में 2002 से 2007 तक केंद्र में और सेंटर में कांग्रेस की सरकारें थी, यानी कि डबल इंजन की सरकार थी। उसके बाद 2014 में भी जो 2014 तक भी आपको डबल इंजन का लाभ आप लोग ले सकते थे, लेकिन आपने उत्तराखंड की भलाई के लिए एक पत्ता तक नहीं हिलाया, एक भी विकास योजनाएं आप लोग लेकर नहीं आए। तो मैं कांग्रेस के अपने मित्र से पूछता हूँ मात्र 5 योजनाएं आप बता दीजिए जो उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए आपने अपने डबल इंजन सरकार के माध्यम से आप उत्तराखंड के विकास के लिए लाए हों। उंगली उठाना बहुत आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों ने किया तो शिलापट लगाने का काम किया, शिलापट लगाए और भूल गए। उसके बाद उसमें उस परियोजना योजना के ऊपर आप लोगों ने एक ईंट भी नहीं लगाई। अभी जिस प्रकार से पल्लवी जी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, हम जब भी रेल परियोजना की बात करते हैं तो कांग्रेस ही कहते हैं कि ये रेल परियोजना तो हम लेके आए थे। मेरे भाई, आप लोगों ने एक शिलापट लगाया था, वो शिलापट जहां आप लोगों ने लगाया था उस स्थान पर भी एक सिंगल ईंट आप लोग नहीं लगा पाए। लेकिन धरातल पे जो हम लोगों ने काम किया, धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। बात शिलापट लगाने से इतिश्री करने का जो एक ट्रेंड है, जो एक रिवाज कांग्रेस राज में हुआ करता था, वो परिपाटी हम लोग पीछे छोड़ के आ गए हैं। अब लोग विकास चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ऑन द स्पॉट डेवलपमेंट चाहते हैं, धरातल पर डेवलपमेंट चाहते हैं, जो हमारी सरकारें कर रही हैं। जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड आज दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से कर्णप्रयाग रेल परियोजनाएं आज दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से हेमकुंड साहिब, बाबा केदारनाथ और मानसखंड परियोजना के तहत कुमाऊं मंडल में भी कुछ जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर रोपवे के निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़ चले हैं। तो ये विकास है जो धरातल पर दिख रहा है, जो हम जनता को डिलीवर करने जा रहे हैं। किंतु कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है पल्लवी जी, कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, जब हम बात करते हैं राम मंदिर की, जब हम बात करते हैं उज्जैन के महाकाल की, और जब हम बात करते हैं
काशी विश्वनाथ की, तो कांग्रेस के सीने पर सांप लौटने शुरू हो जाते हैं। इनको बस याद आता है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पूरे 2022 का जो हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ, हम लोग विकास की बात कर रहे थे, हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की राग अलाप रही थी। तो मैं सोचता हूँ आपकी जो एक तुष्टीकरण की नीति है, आपको सबसे पहले उससे बाहर आना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी एक कट्टरवादी और एक अलगाववादी जो एनजीओ बड़ा चलाते थे, उसका मृत्यु के ऊपर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष, उन्होंने छाती पीटने का काम किया। जबकि जो देशभक्त, जो देश की रक्षा के लिए जान देते हैं, उनके लिए आपके पास एक शब्द भी नहीं होता बोलने के लिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मैं सोचता हूँ कांग्रेस के पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए ये तमाम अनर्गल बयानबाजी करके आप जो नई नई परियोजनाएं ला रहे हैं या विकास के लिए जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष का भी सहयोग मांगे, और ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि विकास के नाम पर राजनीति ना हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो प्रयास और ये पहल अब शुरू की है धामी जी ने, ये कितना रंग लाती है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।